हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज़। 2-3 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि मेरा तबीयत सही नहीं था। चलिए कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा आवाज़ कम रहेगा। हम लोग क्या कर रहे थे, केमिकल बॉन्डिंग, और थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं जिससे कि कंटिन्यूटी बन जाए। तो बॉन्डिंग के बारे में हम लोगों ने सबसे पहले समझा कि बॉन्डिंग क्या है। एटम, इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑर्बिटल के बारे में समझा था। एटम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है, एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, साथ में हमने ये भी देखा था कि 1897 में इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ और अंटिल 1924 तक इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल माना गया। 1916 में बॉन्डिंग आया जिसमें इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल के हिसाब से बॉन्डिंग को डिफाइन किया गया, जिसमें इंपॉर्टेंट है कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड। साथ में हमने जब ये 1924 में जब लुइस डी ब्रोगली सजेस्ट किया वेव प्रॉपर्टीज, तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन को वेव के जैसा माना गया और वहाँ पे अलग अलग एनर्जी लेवल को डिफाइन किया गया, वेव फंक्शन को डिफाइन किया गया। सारा चीज़ हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है, ऑर्बिटल को क्या कहा गया कि वहाँ वो जगह जहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो किसी भी इलेक्ट्रॉन को, मतलब मिलने की संभावना मैक्सिमम हो, उसे ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, और ये स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन होता है। इस चीज़ को भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। साथ में हम लोगों ने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देखा था, शेल को डिफाइन किया था, नोडल सरफेस को डिफाइन किया था। ओके, नोड क्या होता है वो डिफाइन किया था। ऑर्बिटल के स्ट्रक्चर को, जैसे ये 1s ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल के स्ट्रक्चर को डिफाइन किया था। और ये 2s है तो 1s ये हो गया अंदर वाला और 2s बाहर वाला। तो बीच वाला स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाने की संभावना क्या है, लगभग लगभग 0 है, इसे हम नोड कहते हैं। ये सरफेस हो सकता है, प्लेन हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हमने ये देखा था कि ऑर्बिट किसे कहते हैं, तो वो बाउंड्री सरफेस सरफेस है ये, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन की पाने की संभावना है 90 से 95% हो, तो उस सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं, ये 90 से 95% पाने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, तो उस सरफेस को हम कहते हैं ऑर्बिट। साथ में हम लोगों ने क्वांटम नंबर को डिफाइन किया था। तो अलग अलग क्वांटम नंबर पे पूरा लेक्चर बना हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर को डिफाइन किया था अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, इन सभी चीज़ों को देखा था। उसके बाद हम लोगों ने 1s ऑर्बिटल देखा, 2s ऑर्बिटल देखा। बाद में हम लोगों ने शेप ऑफ डीजेनरेट 2px ऑर्बिटल देखा, 2py ऑर्बिटल के बारे में जाना। ये डीजेनरेट ऑर्बिटल क्या होता है, डीजेनरेट ऑर्बिटल होता है जिसका एनर्जी सेम हो बट जो ओरिएंटेशन हो वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिफाइन करता है, ओरिएंटेशन को वो अलग अलग हो। ठीक है, तो इन सभी बातों को हम लोगों ने देखा, होन्स रूल को समझा। इसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन को समझा और इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन को हम लोगों ने देखा। कुछ क्वेश्चन जो आया 1.1, 1.2, उन सभी क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया था। आयनिक बॉन्ड जब आया तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से आयनिक बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है टू अनदर एटम जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, तो जब कोई एटम जैसे सोडियम है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गिव अप करेगा, या सोडियम एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकलने में जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है उसे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है क्योंकि एनर्जी इसमें फीड किया जाता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन एटम के द्वारा, उसमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने में जो एनर्जी लगेगा, इवॉल्व होगा, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। नेट इफेक्ट में हम लोगों ने ये देखा कि अगर नेट एनर्जी चेंज निगेटिव हो तो वो हमारा कौन सा
प्रोसेस होगा, दैट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एनर्जी, इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी, साथ में जो कूलम्बिक फोर्स का अट्रैक्शन ऑफ एनर्जी, सभी को अगर हम जोड़ते हैं और ये निगेटिव आता है तो ये हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। साथ में कुछ क्वेश्चंस को हम लोगों ने यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखा था। आगे चलते हैं, कोवेलेंट को देखा था, कोवेलेंट बॉन्ड को जीएन लेविस के द्वारा ये कोवेलेंट बॉन्ड दिया गया था, जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया 1916 में। शेयरिंग होता है यहाँ पे, पूरे डिटेल में हम लोगों ने इस पे लेक्चर डाल रखा है, आप देख सकते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को हम लोगों ने डिफाइन किया था। इसके बाद ये देखा था कि शेयरिंग जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्टेट रूल होता है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्टेट रूल होता है। क्या होता है कि इन फॉर्मिंग कंपाउंड दे गेन, लूज और शेयर। अगर कंपाउंड फॉर्म करना है या तो गेन करेगा या लूज करेगा या फिर शेयर करेगा। गेन और लूज वाला ये हो जाएगा आयनिक बॉन्ड, और अगर लूज करता है तो वो हमारा क्या बन जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड। और ये सब किस लिए होता है कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि कैरेक्टराइज्ड होता है किसका, बाय 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जितने भी एटम हैं सेकेंड रो का, उसमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में आ जाएगा तो वो ऑक्टेट पूरा कर लेगा और साथ में क्या बना लेगा, स्टेबिलिटी हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। इसके बाद हम लोगों ने देखा था लेविस स्ट्रक्चर को कैसे डॉट फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। तो इन सभी बातों को हम लोगों ने देखा था। अब देखिए, आज हम लोग देखेंगे डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। कुछ क्वेश्चंस होंगे, उस क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, हमारा लेक्चर किस बेस पे, रिकैप के बेस पे। चलिए देखिए, अगर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयर हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयर हुआ, शेयर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनाता है ये हमारा सिंगल बॉन्ड। क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। सिंगल बॉन्ड को हम लोग जनरली ऐसे एक डैश से क्या करते हैं, दिखाते हैं। और इस डैश का मतलब होता है, ये इक्विवेलेंट का साइन है, दिस इज इक्विवेलेंट, कि 2 इलेक्ट्रॉन किसी भी 2 एटम के बीच में शेयर है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के न्यूक्लियस से बंधा हुआ है। जैसे हाइड्रोजन एक है और Cn एक है, Cn के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन का एक। सो अगर ये शेयरिंग होता है, ठीक है, तो हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लिया। अब ध्यान से देखेंगे तो हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और क्लोरीन के, ये क्लोरीन है, क्लोरीन के 8 हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन का डुएट हो गया, ठीक है, और क्लोरीन का ऑक्टेट हो गया, ऑक्टेट, ठीक है। जैसे ही डुएट और ऑक्टेट बनेगा ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे बॉन्ड को हम H-Cl दैट इज सिंगल बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड। आई होप क्लियर हो गया होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही फॉर्मेशन हो सकता है। अगर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, शेयरिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लिख देते हैं शेयरिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन क्या फॉर्मेशन होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एग्जांपल समझते हैं, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। देखिए बहुत ही बेसिक क्लास है, तो आप ये समझिए कि आप बहुत स्टार्टिंग से कर रहे हैं, समझने का कोशिश कर रहे हैं बहुत स्टार्टिंग से। सपोज कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आपको समझना होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन 2 ऑक्सीजन। अब एक कार्बन 2 ऑक्सीजन का कनेक्टिविटी कैसे है, COO है या OCO है, ठीक है, ये 2 पॉसिबिलिटी बन सकता है। ये जो कनेक्टिविटी है, ठीक है, ये हमें कहाँ से मिलता है, कनेक्टिविटी ये जो है हमें एक्सपेरिमेंट से मिलता है। किससे मिलता है,
एक्सपेरिमेंट से। जब भी आपको कोई भी स्ट्रक्चर लिखना होगा तो कनेक्टिविटी आपको एक्सपेरिमेंट से दिया जाएगा इस तरह से, और जनरली ऑर्डर वाइज में ये लिखा जाता है जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कौन सा एटम किस एटम से कनेक्टेड है। ओके ना, जो हमारा कनेक्टिविटी है CO2 में, वो कार्बन एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन के साथ इस तरह से कनेक्टिविटी अभी सिंगल सिंगल हमने दिखाया है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे बॉन्ड नहीं है, ये कनेक्टिविटी दिखाया कि कार्बन दो ऑक्सीजन से अलग अलग इस तरह से कनेक्टेड है। ठीक है ना, अब हम लोग क्या करते हैं कि लेविस डॉट फॉर्मूला लिखते हैं। सो कार्बन ऑक्सीजन, ध्यान से देखेंगे, और ऑक्सीजन इस तरह से कनेक्टिविटी है। कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4, तो इसे 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ऑक्टेट के लिए, तो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन की ये और 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के ये। ठीक है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। ऑक्सीजन के पास कितना होता है? 6, इसको हम लोग क्रॉस से डिफाइन करते हैं 1 2 3 4 5 6, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 और 5 6। अब ये शेयर अगर होता है तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन बस क्रॉस से दिखाया है, ओके, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सो शेयर अगर होता है तो ये हमारा कार्बन हो जाएगा 1 2 3 4। ऑक्सीजन में यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन लिख लेता हूँ, और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से हमें दिखाना होगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये डॉट से हम लोगों ने दिखा दिया। अब आप ध्यान से देखेंगे कार्बन कितने पेयर के साथ यहाँ पे क्या है, कितने पेयर का शेयरिंग है कार्बन के साथ? 2 पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, डेट इज 1 पेयर ऑफ ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन। सिमिलरली सेम फॉर सेकेंड ऑक्सीजन। सो कार्बन एक पेयर, सेकेंड पेयर, ऑक्सीजन अनदर पेयर एंड ऑक्सीजन। सो 2 पेयर का शेयरिंग हुआ, 2 पेयर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। इसमें अगर देखेंगे 2 शेयरिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो यहाँ पे चूंकि 2 पेयर का होगा तो ये 2 बॉन्ड, एक बॉन्ड ये, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बॉन्ड ये और एक बॉन्ड ये, 2 बॉन्ड इधर से और 2 बॉन्ड इधर से। अब देखेंगे कार्बन का ऑक्टेट पूरा है और ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा है, तो ये डबल बॉन्ड का शेयरिंग हुआ था। ऐसे बॉन्ड को हम डबल बॉन्ड कहेंगे जहां पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। हाइड्रोजन साइनाइड एक एग्जाम्पल है। सो वी कैन टेक HCN, कनेक्टिविटी का ऑर्डर H के साथ C के साथ N है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। सो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस में, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, सो वी कैन राइट हियर 1, ठीक है, 2 3 4, 3 ऐसे लिखा, और नाइट्रोजन के पास कितना? 5। सो नाइट्रोजन के पास, ये नाइट्रोजन का सेम ही कलर से दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे ये जो 2 है, ऐसे डॉट नहीं लगाना चाहिए, ये जो 2 है अगर आपको दिख रहा होगा, शेयरिंग जो हुआ है, ये एक पेयर का शेयरिंग हुआ, यहाँ पे 3 पेयर का शेयरिंग हुआ, ओके। और यहाँ पे चूंकि 1 पेयर का शेयरिंग हुआ है, सो हम लोग इस तरह से लिखेंगे हाइड्रोजन, ओके, एंड कार्बन, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 नाइट्रोजन, और ये जो पेयर है, इस पेयर, ये जो पेयर है बॉन्डिंग में भाग नहीं लिया, दिस इज नॉट टेकिंग पार्ट इन बॉन्डिंग, सो दिस इज कॉल्ड लोन पेयर। ठीक है, ऐसा पेयर जो कि बॉन्डिंग में भाग नहीं ले, उसे हम क्या कहेंगे? लोन पेयर। ओके, नाउ अगर हम डैश फॉर्मूला
तो जाएंगे। सो हाइड्रोजन इज कनेक्टेड टू कार्बन बाय अ सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कार्बन इज कनेक्टेड टू नाइट्रोजन बाय 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड 1 पेयर के लिए हम लोग 1 डैश, 2 पेयर के 2 डैश और 3 पेयर के लिए 3 डैश देंगे। सो दिस वन एंड द इलेक्ट्रॉन विच इज नॉट टेकन पार्ट इन बॉन्डिंग इज कॉल्ड लोन पेयर। सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड एंड ये जो बॉन्ड बना कार्बन और नाइट्रोजन के बीच, ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। आई होप क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली बहुत सारे कंपाउंड हैं, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेते हैं, एक इथिलीन। इथिलीन, ठीक है। इथिलीन एक कंपाउंड है जिसका कनेक्टिविटी जो है कैसे है? हाइड्रोजन कार्बन कार्बन, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। सो 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ऐसे लिखेंगे H कार्बन H H। सो दिस इज कनेक्टिविटी। यहाँ पे कनेक्टिविटी हम लोग दिखा रहे हैं और साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि जो कनेक्टिविटी है 1 पेयर का हम लोगों ने कर लिया, तो ये 2 पेयर का है। सो दिस इज सिंगल बॉन्ड, ओके। ये भी 1 पेयर का सिंगल बॉन्ड, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन का डुएट हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन का डुएट हो गया, अगेन हाइड्रोजन का डुएट, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन का डुएट हो गया। लेकिन कार्बन की अगर बात करें, इस कार्बन की बात करें, तो इसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा, 1 2 शेयरिंग के साथ, 1 2 इसके लिए, 1 2 इसके लिए, अगेन 2 और इसके लिए अगेन 2। लेकिन अगर एक बॉन्ड और लगा दें यहाँ पे 1 पेयर का, तो कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो जो हमारा स्ट्रक्चर आएगा किसका? इथिलीन का। सो स्ट्रक्चर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड एंड हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, ओके। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथिलीन। क्लियर हो गया? एसिटिलीन की बात करते हैं। सो एसिटिलीन में अगेन का हाइड्रोजन इज कनेक्टेड टू कार्बन, एक ही हाइड्रोजन है, और हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि एसिटिलीन का फॉर्मूला C2H2 होता है, ओके। नाउ अगर एक पेयर यहाँ दिया हाइड्रोजन कार्बन के बीच, हाइड्रोजन का डुएट, यहाँ पे हाइड्रोजन का डुएट एक पेयर के साथ, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच हमें 3 पेयर देना होगा, जिससे कि कार्बन का, हर एक कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो सके। सो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन गया, तो ये हमारा कार्बन हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन। तो इस तरह से जितने भी कंपाउंड आएंगे आने वाले क्लासेस में, तो उस सभी का हम लोग सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के हिसाब से स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 1.7। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। और जो क्वेश्चन है आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। चलिए, सो क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है, राइट द मोस्ट स्टेबल। अच्छा, यहाँ पे मोस्ट स्टेबल लेविस स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, 3 कंपाउंड है, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दे रखा है, यहाँ पे बोथ हाइड्रोजन आर बॉन्डेड टू कार्बन। तो कार्बन के साथ दोनों हाइड्रोजन बॉन्डेड है, ये लिंक कर रहा हूं मैं अभी कि कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डेड है, ठीक है। बोथ हाइड्रोजन आर बॉन्डेड टू कार्बन। ए सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इन वाटर इज समटाइम यूज्ड टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, ओके। सो अब जबकि हाइड्रोजन के साथ कार्बन कनेक्टेड है, तो अगर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड माने इसको, तो ये हमारा हाइड्रोजन का डुएट हो गया और ये हाइड्रोजन का डुएट हो गया सिंगल बॉन्ड में, ओके। तो अब यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट पूरा करना है, तो यहाँ पे देखिए सिंगल H सिंगल H। अब इस हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी हाइड्रोजन का डुएट पूरा हो चुका है। तो कार्बन किसके साथ जुड़ा होगा? ऑक्सीजन के साथ। चलिए, ऑक्सीजन के साथ हमने जोड़ दिया। तो क्या सिंगल बॉन्ड अगर रहेगा तो कार्बन का कितना हो जाएगा हमारे पास? 6। लेकिन हमें क्या चाहिए? कार्बन का ऑक्टेट। तो डबल बॉन्ड को हमें यहाँ पे पुट करना होगा।
अब अगर काउंट करते हैं तो हाइड्रोजन का डुएट, इस हाइड्रोजन का भी डुएट, कार्बन का ऑक्टेट क्योंकि 4 बॉन्ड है, 4 पेयर हो गया। और ऑक्सीजन में हमने देखा 2 2 4, इसका मतलब है कि 2 पेयर ऑक्सीजन का लोन पेयर, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होगा जिससे कि ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये जो इंफॉर्मेशन है आपको ध्यान में रखना है, कहीं कहीं आपसे पूछा जा सकता है कभी भी क्वेश्चन में। नेक्स्ट पार्ट है टेट्राफ्लोरोइथीन। ठीक है, ये वाला बी पार्ट देखते हैं। अब ये टेट्राफ्लोरोइथीन जो है मटेरियल है, इसका प्रिपरेशन ऑफ टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या होता है? पॉलीमर होता है। उस पॉलीमर को बनाने के लिए जो स्टार्टिंग मटेरियल की जरूरत होती है उसी को हम टेट्राफ्लोरोइथिलीन कहते हैं, C2H4 F4। अब देखिए कनेक्टिविटी की बात करें, C2F4। सो अगर हम देखें C से C कनेक्टेड, और अगर F से C से F कनेक्ट करते हैं यहाँ पे, और C से F कनेक्ट करते हैं यहाँ पे, ओके, तो ऑक्सीजन फ्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 7। एक पेयर का शेयरिंग हो गया, ये बॉन्ड बन गया। एक पेयर का शेयरिंग हो गया तो ये भी ऑक्टेट हो गया। इसका भी शेयरिंग हो गया तो ये भी ऑक्टेट हो गया। यहाँ पे भी एक पेयर का शेयरिंग हो गया, 3 लोन पेयर रह गया हमारे पास फ्लोरीन के पास, ऑक्टेट हो गया। अब इस कार्बन की बात करें तो कार्बन पे देखिए 3 बॉन्ड है और हर एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 6। इसका मतलब है यहाँ पे हमें एक डबल बॉन्ड लगाना होगा। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया किसका? ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा टेट्राफ्लोरोइथिलीन का। अब है पार्ट सी, acrylonitrile C3H3N। एटम्स आर कनेक्टेड CCCN। कनेक्टिविटी दे रखा है यहाँ पे क्योंकि हो सकता है कि कंफ्यूजन आपको हो जाए। एंड ऑल हाइड्रोजन आर बॉन्डेड टू कार्बन। ये भी दे रखा है कि जितने भी हाइड्रोजन है वो किसके साथ कनेक्टेड है? कार्बन के साथ। स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एक्राइलिक फाइबर, ये ऑर्लॉन का एक्राइलिक फाइबर सच एज ऑर्लॉन या एक्रिलैन, तो ये आपको पॉलीमर में मिलेगा और इससे क्वेश्चन आपके क्लास 12th में 11th में आते हैं। चलिए तो कनेक्टिविटी हम देखते हैं। कार्बन 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 नाइट्रोजन, और कितने हाइड्रोजन हैं? 3 हाइड्रोजन है। कितने हैं? 3 हैं। और यहां पे कनेक्शन इस तरह से दे रखा है। सो अब कैसे इसको हम लोग लिखेंगे? तो यहाँ पे अगर सिंगल बॉन्ड है, नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 5। सो 1 2 2 लोन पेयर ले लेते हैं और 2 पेयर का शेयरिंग करते हैं तो क्या C ट्रिपल बॉन्ड N बन जाएगा नाइट्रोजन का 8। ध्यान से देखेंगे, बहुत टेक्निकली क्वेश्चन है ये। ओके, नाइट्रोजन का 8 हो गया, 2 2 2 2 और ये 6 8। ऑलरेडी यहाँ पे कार्बन का 8 हो गया क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। अब इसमें 1 2 कितना है? अब यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आ सकता है क्योंकि अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा तो कार्बन के 10 हो जाएंगे। सो चलिए यहाँ पे अगर हम लोग डबल बॉन्ड डालते हैं तो हमें एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगाना होगा जिससे कि इस वाले कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो जाए। ठीक है, चलिए जी, ऑक्टेट पूरा हम लोगों ने कर लिया। क्या अब यहाँ पे हमें कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। तो अगर 2 हाइड्रोजन को ऐड करें यहाँ पे H H, तो इस कार्बन का भी हमारा क्या बन गया? ऑक्टेट पूरा हो गया। 1 2 3 4। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, नाइट्रोजन का ऑक्टेट, कार्बन का ऑक्टेट, चूंकि कार्बन नाइट्रोजन के साथ क्या बनाया? डबल बॉन्ड बनाया। और यहाँ पे देखिए CC नाइट्राइल है तो CCCN है। ठीक है, इस तरह से CCCN कनेक्टिविटी दे रखा है। इस कार्बन का 8 हो गया, हाइड्रोजन का डुएट हो गया। इस कार्बन का भी 1 2 3 4 8 हो गया और हाइड्रोजन का डुएट हो गया। तो स्ट्रक्चर हो गया हमारा CH2। इसको कंडेंस फॉर्म में लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन विथ लोन पेयर। आपको ये बात ध्यान में रखना होगा कि जब कभी भी लेविस स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पे ऑक्टेट हर एक का एटम का
एक्सेप्ट हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का डुएट होता है, वो पूरा करना होता है। पहला तो ये। दूसरा, लोन पेयर को आपको जरूर दिखाना है। अगर आप लोन पेयर नहीं दिखाते हैं तो आपका वो लेविस स्ट्रक्चर 100% सही नहीं माना जाएगा। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हम लोग डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और लेविस स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं। अब आगे अगर हम लोग देखें नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, ध्यान से देखते हैं, ये हम लोगों ने कर लिया, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सोल है, जान है ये, क्योंकि यही एक ऐसा चीज है, यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जो कि जिसके जितने भी रिएक्शन होगा इसी के कारण होगा, इसी प्रॉपर्टीज के कारण। ठीक है, कुछ रिएक्शन नॉन पोलर में फ्री रेडिकल के कारण होता है, लेकिन 90% ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण होगा, क्योंकि इसी प्रॉपर्टी के कारण क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज किसी भी कंपाउंड के एटम पे आता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पोलर कोवैलेंट बॉन्ड को समझेंगे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। वीडियो शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।